सो हेलो वेलकम स्टूडेंट और झारखंड एजुकेशनल चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एमसीक्यू और आज का चैप्टर रहने वाला हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और जो हमारा फेवरेट के पेपर से क्वेश्चन फिर बताता हूँ जो मैंने आपको कराए हैं। पहले इस साल का मॉडल सेट आया, उसको अच्छे तरीके से कर लेना और लास्ट ईयर के मॉडल सेट को भी अच्छे तरीके से कर लेना। 2023, 2024 एंड 2025 तीनों साल के मॉडल सेट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं नहीं मॉडल दूसरे पिछले साल के मॉडल सेट से भी आ सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट देने के पहले क्या करना है। सबसे पहले टेस्ट देने के पहले मैं एक ही बात करता हूँ, सबसे पहले आपको टेस्ट देने पर अपने कॉपी को रेडी रखो, कॉपी और पेन को रेडी रखना है और अपना आंसर कमेंट करना है। बाकी हमारा अदर चैनल है ना, ऐसे एक्सर्जी अकेडमी हमारे पास है, उसको आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना। कंप्यूटर का अच्छा, यहाँ से आपको सारे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। और लास्ट में आता है फीस अभिजीत सिंह, जो मेरा पर्सनल चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट देने के पहले सबसे पहले अपना कमेंट कर दो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना। और कुछ हमारे फेवरेट स्टूडेंट है जो हमेशा ज्वाइन करते हैं, तो अब अच्छी बात है, आज कौन कौन सा जुड़ता है। तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो, उसके बाद कमेंट करना। बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 कहता है हमसे, क्वेश्चन 1 कहता है कि द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर है ना, कह रहा है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। कह रहा है बताओ, हमसे पूछा गया है IRMS है ना, IRMS और पीक वैल्यू मतलब I0 की वैल्यू कितनी, इनका रेशियो कितना हो गया हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता है क्या होता है, हमें पता है कि IRMS इक्वल टू होता है क्या, होता है I0 डिवाइड बाई √2। ठीक है, ये सभी पता है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते थे कि जो IRMS होगा एंड डिवाइड बाई जो I0 होगा, इस I0 को इधर ले आओ, नीचे ले आओ। ठीक है, ये जो मेरे पास I0 होगा इसको इधर ले आना, तो IRMS बाई डिवाइड बाई I0 के लिए कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा 1/√2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, बात समझ आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं क्वेश्चन 2 इज इंपॉर्टेंट। कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, कह रहा है बताओ डायरेक्ट करंट है ना, बताओ डायरेक्ट करंट का जो हम बैटरी यूज करते हैं ना, बैटरी से जो करंट आता है उसको बोलता है डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो कह रहा है जो बैटरी से जो डायरेक्ट करंट आती है, कह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है ना। तो डीसी करंट की हमें तुमसे आवृत्ति पूछी गई है। तो रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, डीसी करंट की, ये हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। कितनी, जितनी होती है हमेशा 0 होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच वैल्यू ऑफ AC इज मेजर्ड बाय AC मीटर। हम जो AC मीटर हमारे पास डिवाइस होता है ना, हम जो करंट मेजर करते हैं, जब भी हम घरों में हम अगर हम यूज कर रहे हैं एक करंट को मेजर करने के लिए ना, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आता है, तो हमारे घर में जो करंट आता है उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस करंट को अगर हमें मेजर करना है तो हम किसे यूज करते हैं, हम एक AC एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये किस चीज़ को मेजर करता है, करंट को करता है, वोल्टेज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को करता है या इफेक्टिव करंट को। ठीक है, तो याद रखना ये हमेशा मेजर करता है इफेक्टिव करंट को। ठीक है, करंट को जो मेजर करता है उसको बोलते हैं एमीटर, सिंपल एमीटर है ना। और जो AC मीटर क्या मेजर करता है, AC मीटर हमेशा इफेक्टिव करंट को मेजर करता है। बात समझा क्या। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज इंपॉर्टेंट है ना, कह रहा है इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF। कह रहा है फाई एक क्या है, फाई कौन बोलते हैं, फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर है ना, किसके बीच क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट और विद्युत वाहक बल EMF के बीच। तो कहते हैं बताओ पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है बताओ कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखना, हम जो पावर फैक्टर जब भी बोलते हैं ना, तो पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, पावर फैक्टर को हमेशा हम cos फाई से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, हमेशा cos फाई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि मान लो अगर हमारे पास ये करंट होता, ठीक, और अगर मान लो हमारे पास वोल्टेज EMF वोल्टेज भी होता, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं कलांतर या इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। और cos फाई को क्या बोलते हैं, अगर cos फाई बोलोगे तो इसी को हम बोलेंगे पावर फैक्टर। तो हमसे पूछा था पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो पावर फैक्टर हमेशा cos फाई होता है। याद रखना, बहुत बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत है चैप्टर में ना, तो क्वेश्चन बहुत है इसलिए कुछ क्वेश्चन का हम स्किप करेंगे, जो नहीं आता उसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है ना, और आपको पढ़ना बहुत कुछ भी, इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट है वही बताते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन जैसे 5 बात करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना। अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो कह रहा है बताओ क्वेश्चन में कि, और उसमें N1 बता रहा है प्राइमरी है ना, N1 कहता है N1 क्या है, कह रहा है N1 हमारा है ना जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स की बता रहा है संख्या, और N2 क्या बता रहा है, कह रहा है N2 क्या है, वो सेकेंडरी में कितने टर्न है इसकी संख्या बताती है। तो कहता है बताओ स्टेप अप में इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। कह रहा है स्टेप अप में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो याद रखना, जब भी हम बात करेंगे स्टेप अप में, ठीक है, हम जब बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो जब भी हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में,
तो जो टर्न्स होता है किस में, जो टर्न्स होता है सेकेंडरी में, वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास इधर में टर्न्स कम होंगे, ठीक है, जबकि इस साइड में टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हो गया N1 घेरों की संख्या, N2 हो गया घेरों की संख्या। इसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होता है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, प्राइमरी में कम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमसे कि एक 100 ओम का रेजिस्टर लगा दिया है। ठीक है, एक 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई। कहता है बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू करंट की कितनी होगी। ठीक है, हमें घर में एक रेजिस्टर लगा, एक प्रतिरोध लगा जिसका मान 100 ओम है और उसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे लगा दिया गया है, एसी आवृत्ति पे। तो कहता बताओ उसका वर्ग औसत मान कितना होगा करंट का वर्ग औसत मान कितना होगा। तो हमसे पूछा गया आई आरएमएस की वैल्यू। तो देखो आई आरएमएस क्या होता है, सिंपल ओम्स लगा लो, तो V इक्वल टू होता है आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा, अगर आई आरएमएस निकाल रहे हो तो लिखना पड़ेगा V आरएमएस डिवाइड बाई आर। अब आरएमएस क्या होता है, तो हमारे घर में जो 200 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है ना हमारे घरों में, तो हमारे घर में जो ये 220 वोल्ट आता है, याद रखना ये हमेशा वोल्टेज होता है आरएमएस। ठीक, एकदम दिमाग में बैठा लो, हमारे घर में जो 220 वोल्ट का आपको जो झटका लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी शॉक लगता है आपको घर में, बहुतों को लगा होगा, तो कितने का शॉक लगता है, तो वो 220 वोल्ट का झटका लगता है। और वो 220 कौन सा वोल्ट है, आरएमएस है ना, पीक नहीं है, आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो वीआरएमएस हमें कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन का वो 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस का उससे 100 ओम है। तो बता कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 22/10 और 22/10 कितना होता है, 22/10 हो जाता है हमारा 2.2 एम्पियर, है ना, ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, है ना, 2.2 एम्पियर, मिली एम्पियर मत करना, एम्पियर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक, बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ठीक है इंपॉर्टेंट, लिख सकते हो क्वेश्चन को, पढ़ते क्वेश्चन। लिखता है इन ए ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.3, है ना। अब क्वेश्चन में जब 7 करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.3, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 0.3। और कहता है कि 220 वोल्ट इफ 220 वोल्ट एसी इज फेड टू एंड ऑफ प्राइमरी, मतलब हम कितना सप्लाई दे रहे हैं, यानी हम जो वोल्टेज दे रहे हैं प्राइमरी में वो कितना दे रहे हैं, हम 220 वोल्ट दे रहे हैं। तो कह रहा बताओ देन द वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो बताओ कह रहा बताओ वोल्टेज कितना होगा, कहाँ पर, सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज होगा, हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमसे VS की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है VS/VP, है ना, वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब भी बोला जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसको बोलते हैं हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, जो कि हमें 0.3 गिवन था। ठीक है, इसका रखना हमेशा तरीके से। तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन था 0.3, ये क्या था, ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी था। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, अब बस यहाँ पे इनपुट कर लो। हमसे VS पूछा है, VP के लिए कितनी है, 220 वोल्ट, इज इक्वल टू हो जाएगा NS/MP कितना है, 0.3 क्वेश्चन में। ठीक, तो VS कितना हो जाता है, तो VS के लिए हो जाएगी 220 गुणे 0.3। ठीक है, सॉल्व करने आ जाएगा आपका 66 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, 66 वोल्ट आएगा, 66। ऑप्शन में डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 आते, क्वेश्चन नंबर 8 में लेता इंपीडेंस क्या होता है ना, इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस को हम जब भी बोलते हैं इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि इम्पीडेंस में क्या क्या आता है, रेजिस्टर भी आता है, इंडक्टर भी आता है, कैपेसिटर भी आता है। ठीक है, तो इन सभी का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये होता है क्या है, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, यानी इसको बोल सकते हैं कि ये नेट रेजिस्टेंस होता है, नेट, है ना, तो मतलब बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हो ऐसा। जो इंपीडेंस होता है वो क्या आता है, वो टोटल रेजिस्टेंस होता है किसका, पूरे सर्किट में, किसमें, एसी में, यानी एसी परिपथ में जितने भी आपके प्रतिरोध लगे होंगे, आपके प्रेरकत्व लगे होंगे और संधारित्र लगे होंगे। ठीक है, पास में जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF इज 80 वोल्ट देन व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, कर लेना, कमेंट कर दोगे मैं इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है कि हमें VRMS गिवन है, कह रहा है VRMS अगर हमें गिवन है 80 वोल्ट, तो बताओ, कहता है बताओ V0 कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है कितना, VRMS इक्वल टू होता है V0/√2। ठीक है,
तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। ठीक, √2 की वैल्यू रखना 1.4, ऐसे 414 होता है, हम सिर्फ 1.4 लेते हैं। ठीक है, 1.4 इंटू कर लोगे आप यहाँ पर 80 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल आएगा 4 चौके 32 का 2 हाथ में होगा 3, 8 एकम 8, 3 हो जाएगा 11, 120 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 112 वोल्ट, नॉट 120 नहीं, 112 वोल्ट है ना, यानी 112 वोल्ट का लगेगा आपको झटका। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा 9th का बी नंबर। आते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 440 वोल्ट। ये ट्राई करना खुद से, तो बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको करना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है, हिंट्स देता हूँ। हिंट्स में क्या है बस क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हमें पीक वैल्यू गिवन है, यानी हमें वी नॉट गिवन है 440 वोल्ट। ठीक, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला जो लिखा फॉर्मूला पूछा, बताओ वी आर एम एस कितना होगा। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये करना है आपको कमेंट। आते क्वेश्चन 11 लिखता था हीट प्रोड्यूस इन ए गिवन, ये नहीं आएगा एग्जाम में लेकिन फिर बता देता हूँ करना क्या होता है। कहता है हीट प्रोड्यूस इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय साइनसोइडल करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब कह रहा है कि किसी भी एसी करंट अगर आपका पास करेगा किसी रेजिस्टेंस में, है ना, और एसी करंट का ही इक्वेशन होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें हम जो करंट फ्लो कराते हैं वो करंट क्या होता है, एसी होता है। मतलब वो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर डायरेक्शन चेंज करेगा फिर घटेगा फिर जीरो होगा फिर बढ़ेगा, ऐसा मतलब करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अगर इसको अगर हम कंपेयर करें 21 से स्टडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट जो अपना वैल्यू और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा, है ना। तो रखना कि ये यानी हमसे पूछा है कितनी होगी, तो एक्चुअली हमसे पूछ रहा है वो आरएमएस वैल्यू पूछा है ना, यानी हमसे वो आई आरएमएस पूछा है। ठीक है, तो आई आरएमएस का वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आई नॉट बाई √2, बस यही पूछा है हमसे। ठीक है, अगर आपने कभी डेफिनेशन पढ़ा होगा वी आरएमएस यानी करंट आरएमएस की वैल्यू का डेफिनेशन पढ़ा होगा, डेफिनेशन में यही आता है ना। ये किसकी डेफिनेशन है, ये आई आरएमएस की डेफिनेशन की है, यानी वर्ग माध्य मूल धारा का ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई, ये लिखोगे 1.414। ठीक है, और इसकी वैल्यू सॉल्व कर कितना है 0.707 आता है ना। इसके लिए कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.707 आई नॉट। ठीक है, यानी हमसे वो आई आर एम एस ही पूछा था। ठीक है, और आई आर एम एस कितना होता है 0.707 आई नॉट के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सर डायरेक्टली डेफिनेशन है। ठीक है, पढ़ लेना, हो जाएगा काम आपका। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, है ना, पूछते नहीं कभी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन समझ लेना कि इसका मतलब ही क्या होता है। इसका मतलब होता है हमसे आई आर एम एस की वैल्यू पूछिए। ठीक है, बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन में 12 लिखता है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या बताता है हमें, तो पावर फैक्टर में क्या बताता है, याद रखना, पावर फैक्टर में बताता है कि आपकी जो सर्किट है, आपके घरों में जो भी, अगर आपने टीवी है ना, आपके घरों में जो अप्लायंस टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, वो मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम कर सकता है, उसकी क्षमता बताता है। ये बताता है हमेशा, यानी पावर फैक्टर हमेशा बताएगा कि आपके सर्किट की एबिलिटी कितनी है ना, टू कंज्यूम मैक्सिमम पावर, वो मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम कर सकता है, इसकी वो क्षमता को बताता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहता है व्हाट इज द पावर फैक्टर कंज्यूम्ड इन व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन प्योर एसी सर्किट। यानी एक सर्किट हमारे पास ऐसा है, मान लो क्वेश्चन 13 कि अगर हमारे पास एक सर्किट ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या लगा है, सिर्फ लगा कैपेसिटर, ऐसे इसको से जोड़ दिया हमने एक एसी से, ऐसे तो बताओ ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो इसका जो पावर होता है कंज्यूम करने का वो 0 कंज्यूम करता है, मतलब ये कोई पावर कंज्यूम करता ही नहीं है। ठीक है, कौन, आपका कैपेसिटिव सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगाओ, कितना करेगा 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे तरीके से, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट पूछता है व्हाट द पावर कंज्यूम इन द चॉक कॉइल, है ना। अब चॉक कॉइल क्या होता है, चॉक कॉइल मतलब होता है इंडक्टर, है ना। क्वेश्चन 14 की बात करें तो चॉक कॉइल का मतलब होता है इंडक्टर, ऐसा। ठीक है, इसे बोलते हैं चॉक कॉइल बोलते हैं, जो का पहले वाले ट्यूबलाइट में लगा होता था। ठीक है, तो इसी को इस चीज को लोग बोलते हैं चॉक कॉइल, क्योंकि कॉइल भी है, इसे बोलते हैं चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल होता है क्या, सिंपल याद रखना, इंडक्टर होता है। इसे कितना पावर कंज्यूम करता है, तो ये भी आपका कितना पावर कंज्यूम करता है 0। यानी कैपेसिटर और इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, दोनों का पावर कंजम्पशन कितना होता है 0। तो कौन करता है, सिर्फ रजिस्टर कंज्यूम करता है, यानी सिर्फ प्रतिरोध है जो पावर को कंज्यूम करता है, बाकी कोई कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, आते क्वेश्चन 15 लिखता है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ इन ए डीसी सर्किट।
कह रहे बताओ, देखो अब डीसी सर्किट में हमसे पूछा है कि हमसे पूछा है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब हमसे पूछा है एक्सी की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन में बात करें हम 15, तो एक्सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई FC। फॉर्मूला है, याद रखना अच्छे तरीके से। कह रहा है डीसी के लिए कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी कितना होता है, ये होता है 0। तो ये टर्म क्या बन जाएगा 1/0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। किसके लिए, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन डीसी सर्किट में। ये सिर्फ डीसी के लिए वैलिड है, ठीक है, ओनली फॉर द डीसी वैलिड है, ठीक है। सिर्फ डीसी में यूज करोगे तो ही होगा, यानी ये एफ के लिए कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो हो जाता है इन्फिनिटी। बात समझ आ गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 10 एम्पियर, है ना। कह रहा हमसे कह रहा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यानी आई आरएमएस से हमसे कितना कहा गया, उसने बोला कि वो 10 एम्पियर है। तो बताओ इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट करके बता देना आंसर में, ठीक है। एकदम ये फॉर्मूला तो एकदम रट के चले जाओ, बहुत फॉर्मूला क्वेश्चन फेमस है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ब्लैकबोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखता है इन ए सीरीज LCR सर्किट, है ना, L दिया है, C दिया है और R दिया है। तो बताओ, कहता बताओ इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसको होता है अनुनाद आवृत्ति, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे कभी कभी होगा, मैं इसको थोड़ा समझा दूंगा हिंदी में, है ना। इसको बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति, ठीक है। अनुनाद आवृत्ति मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पढ़ लेना, समझ लो, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 पाई √LC, ठीक। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, ठीक, √L। L की कितनी दी मैंने 8 हेनरी, और C कितना दिया 0.5, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। अच्छा वो दिया माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁻6, ये भी लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा √4 हो जाएगा 2, और 10⁻⁻6 निकलेगा रूट से बाहर तो बन जाएगा -3, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1000, तो 1000 बार बन जाएगा 4 पाई। 4 पाई मतलब खटिया नहीं, 4 पाई, ठीक है, समझ लो। अब कुछ काट किया जाए तो 4 से कटता है 250 बार में, तो आंसर आता है 250/पाई। कितना आता है, 250/पाई हर्ट्ज, है ना। ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारी। तो आंसर कौन सा होगा, 250/पाई हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रखना, आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। बाकी L और C दियो लिख लेना है, R का वहाँ पर कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, लिख लेना, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, 70 नंबर। बात करें क्वेश्चन नंबर 18। लिखता है व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। मत करो, नहीं आता है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ना नहीं है आपको सिलेबस में, तो सिलेबस नॉट सिलेबस ना, तो लिखना RIP, रेस्ट इन पीस हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिखता है व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट वाटलेस, व्हेन इज द करंट इन ए सर्किट बिकम्स वाटलेस, है ना। कह रहा है किसी भी देखो वाटलेस सर्किट का करंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी पावर का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग वाटलेस सर्किट बोलते हैं। तो वाटलेस सर्किट में कब होगा, तो वाटलेस तभी होता है जब उसमें नेट रेजिस्टेंस 0 हो जाए, है ना। ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वाटलेस सर्किट बोलते हैं, जहां पर उसमें नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाए 0। नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पढ़ने की जरूरत है वो बताता हूं आपको कौन, वो है क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखता है एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इन, कह रहा है एक LCR सर्किट है हमारे पास, मान लो, है ना। क्वेश्चन बात करें 20 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास L हो गया, ये हमारे पास C हो गया, ये हमारे पास हो गया R, ठीक। तो क्या बताओ इसमें अगर हम LCR सर्किट है तो बताओ, कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब होता है ऊर्जा का हानि, यानी जो ऊर्जा का हानि करता है वो कौन करता है, ठीक है। तो एक ही इंसान है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस करता है अकेला, वो कौन है, ये, है ना। तो सिर्फ रेजिस्टेंस है जो एनर्जी का लॉस कराता है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। LCR में लॉस कौन करेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस करता है, बाकी कोई भी नहीं करता है ना, अकेला रेजिस्टेंस करता है ओनली, ठीक है। बात समझ आ गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन AC सर्किट, ठीक। क्वेश्चन बात करें हम 21, पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या रेशियो कितना होगा। तो XC का वैल्यू होता है वो होता है ω L,
डिवाइड बाई, और एक्स सी की वैल्यू होती है वो होती है 1/ω c। ठीक, ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी, तो ओमेगा ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका रेसिपी पूछा था, एक्सेल के वैल्यू ऊपर ये होता है। ठीक है, और एक्सी की वैल्यू ये होती है नीचे, ध्यान देना अच्छे तरीके से। ठीक, समझ आ गया, ये एक्सेल और एक्सी की वैल्यू लिखा है यहाँ पर डिवाइड करके। बात करते हैं क्वेश्चन में 22 लिखता है व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, है ना। अब पूछा व्हाट इज द हैपन टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्सेल, क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है ना, ओमेगा एल लिखा था ऊपर, ओमेगा एल, ओमेगा मतलब होता है 2πf इंटू एल। तो कह रहे हो तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सेल क्या होगा, तो हमें दिख रहा है कि एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको यहाँ पर। अगर ये दिख रहा है तो बोल सकते हो ना कि अगर इफ यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दिस इम्प्लाइज एक्सेल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को भी बढ़ना ही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक हाई आपको समझ रहा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, है ना। सी, यहाँ पर ए, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। आते क्वेश्चन नंबर 23 लिखता है इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट एलसीआर इज 50 वोल्ट, देन द वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन ऑन विल बी, कितना होगा। देखो क्या होता है ना, बताते एक मत, कह रहा है कि मेरे पास एलसीआर सी सर्किट है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया सी, ये हो गया आर। ठीक है, एल सी आर। ठीक, तो कह रहा है कि सभी के क्रॉस, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, बोला 50 वोल्ट, कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज है 50 वोल्ट, और रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है 50 वोल्ट। तो कह रहा है बताओ कि सिर्फ इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो जो नेट देखो, जब आप लिखते हैं नेट वोल्टेज ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर में अगर वोल्टेज इंडक्टर कितना है 50 वोल्ट ऐसा, ठीक है, नीचे होता है कैपेसिटर का वोल्टेज, वो कितना होता है 50 वोल्ट। ठीक, तो देखोगे कि अगर ध्यान देखना दोनों में फेज डिफरेंस कितना है का 180 का, मतलब एक अगर 50 वोल्ट ऊपर है तो एक का 50 वोल्ट नीचे है, तो इनका नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी नेट कितना किसका, एलसी का, वी नेट ऑफ एलसी कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, यानी इसमें सिर्फ इंडक्टर हो और सिर्फ कैपेसिटर हो तो इनका नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो प्लस ऊपर का +50 नीचे का -50, है ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, एक ऊपर तक नीचे है, तो नेट कितना हो जाएगा 50 - 50 0। कितना होता है नेट वोल्टेज, जीरो होता है, जीरो। इस चीज को लोग बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस कंडीशन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो नेट कॉम्बिनेशन कितना होगा, सिर्फ पूछा किसका, सिर्फ एलसी कॉम्बिनेशन का, तो कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन 25 कमेंट करके बता देना कितना दिया है। ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है आंसर, ये नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है ना, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। पीक वैल्यू और आरएमएस, सबसे बार बार आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में ही बार बार हमसे चीजें पूछेगा बार बार, है ना, तो ये नहीं बताना मतलब बार बार में एक चीज से। आते क्वेश्चन में 26 लिखता है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, है ना। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, चाहे हाफ साइकिल चाहे फुल साइकिल कुछ भी हो जाए, कितना होता है I0/√2, कितनी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, लिखता है इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, अगर आपका सीरीज रेजोनेंट कंडीशन दिया है, मतलब कि अनुनाद की स्थिति दी हुई है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या जीरो होता है, वोल्टेज जीरो होता है, करंट जीरो होता है, रिएक्टेंस जीरो होता है ना। तो ये रखना, इसमें आपका रिएक्टेंस के लिए जीरो हो जाती है, क्यों, देखो क्यों होता, सुनो। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक, तो जो यहाँ पर जेड की वैल्यू होती है वो होता है √, है ना, R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल, इसका लिखते हैं। ठीक, इस चीज को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं, इस चीज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस। ठीक, तो पूछा है जब कब हो रेजोनेंस में, तो एट रेजोनेंस कितना होती है, तो जब एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है उसमें एक्सएल इक्वल टू हो जाता, एक्सएल इक्वल टू होता है एक्सी,
है ना। अगर इक्वल हो जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो गया, ये हो जाएगा 0, क्योंकि रिएक्टेंस कितना है, इसी को तो हम रिएक्टेंस बोल रहे हैं। तो जब रेजोनेंस कंडीशन होगी उसमें एक्सएल माइनस एक्सी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर थी इसलिए, है ना। तो रिएक्टेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है आपका आंसर। बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। ध्यान से पढ़ना, से पूछा ओनली रिएक्टेंस पूछा है ना, ध्यान देना इसलिए। ठीक है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, लिखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखते हैं ये प्योर इंडक्टिव सर्किट, है ना। अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा, क्वेश्चन नंबर 28, प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब होता है कि प्योर इंडक्टर में क्या होता है, प्योर इंडक्टर में होता है वोल्टेज ऊपर आता है, करंट आता है पीछे, तो आगे कौन है, वोल्टेज रहता है हमेशा आगे, कितना एंगल से, π/2 से। तो कहता है इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट कहाँ है, वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे, तो बोलते हैं करंट लैग्स, लैग्स मतलब होता है पीछे, तो बोला करंट लैग बिहाइंड, यानी करंट पीछे रहता है किसका, ईएमएफ के, कितने से, बाय π/2 एंगल से, मतलब करंट नीचे है तो वोल्टेज इसके हमेशा आगे चल रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज कहाँ रहेगा, वोल्टेज हमेशा आगे रहेगा, यानी वोल्टेज के पीछे कौन है, वोल्टेज के पीछे मतलब कौन रहेगा, वोल्टेज के पीछे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो वोल्टेज के पीछे कौन रहेगा, हमेशा करंट। तो ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ आ गया। क्वेश्चन 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अपना कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, हाथ चाहिए किसी का, बात समझ आएगा, किसी का हाथ नहीं रुकना चाहिए, कमेंट आपको करते रहना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, लिखता है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नोट देन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, खींच से करना है आपको, कमेंट करके आंसर बताना है। रट्टा रटाया क्वेश्चन मैं कहूँ, ये जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये जो मार्केट में जो भी गेसे पर आते हैं इनका ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों रिपीट करते हैं बार बार, क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन को 5-6 बार रिपीट करते हैं, जिसके कारण उनका क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा हो जाता है, जब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो अच्छा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसको लिखना है इंपॉर्टेंट, लिखता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज एलसी सर्किट क्या होगा। ठीक है रखना, तो एक पॉइंट रखना है, जब भी आपका, है ना, बात करें क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, लिखना एट रेजोनेंस पे क्या होता है ना, एट रेजोनेंस, 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी रेजोनेंस होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट याद रखो। दूसरा पॉइंट याद रखना कि VL यानी VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों बराबर होता है। थर्ड पॉइंट याद रखना, उसमें जो जेड की वैल्यू होती है, इंपिडेंस की वैल्यू होती है, वो आर के बराबर हो जाती है। ठीक, फोर पॉइंट रखना कि इसमें जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जेड क्या होता है आपका इंपिडेंस, यानी जेड तब वो मिनिमम होता है ना, जेड आपका मिनिमम होता है जिसकी वैल्यू हम बोलते हैं आर, मतलब यही बात बराबर है ना, जेड मिनिमम होता है ये हमारे आर होता है। तो क्वेश्चन में तो पूछा क्या, ध्यान से पढ़ो, लिखा है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसमें आपका मैक्सिमम होगा, है ना, करंट क्या होगा उसमें आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट है ना, जिस समय बोलते हैं पॉइंट को अच्छे तरीके से सुन लेना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, कह रहा है रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, है ना, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस 31, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, है ना, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ द रिएक्टेंस इज ओम, है ना, ओम क्या होता है आपका, ओम होता है। ठीक है, तो कितना होता है, ओम, मतलब हम बात करें एक्सएल या एक्सी, है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू ओम के ओम ही होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये क्वेश्चन पहले भी आई थिंक आ चुका है पहले। आते क्वेश्चन में 32 बोलता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इट्स नॉट इक्वल टू 1/2π√LC, है ना, इट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर्मूला क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, ये होता है 1/2π होता है इधर से आपका LC। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लिखता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इंपीडेंस कितना होता है, वही कहा था, कितनी जाती है इंपीडेंस, इंपीडेंस हमेशा होता है मिनिमम, करंट होता है मैक्सिमम, यानी जब भी आपका रेजोनेंस आएगा उसमें क्या होता है, जेड होता है मिनिमम। ठीक है, इंपीडेंस कितना, इंपीडेंस मतलब जेड कितना होता है, हमेशा होता है मिनिमम। अगला क्वेश्चन पॉइंट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, लिखता है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर निर्भर करता है, पर डिपेंड पर वर्क करता है ना, आपका ट्रांसफार्मर आपसी प्रेरण पर के वर्क पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, क्वेश्चन 35 ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। तो स्टेप अप क्या करेगा, स्टेप अप आपका हमेशा देख तो पॉइंट याद रख लो, ठीक है। स्टेप अप क्या करता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, ये करता है लो वोल्टेज, है ना, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, मतलब लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज बना देगा, ठीक। इसे बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या का उल्टा, स्टेप डाउन क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देगा, ठीक। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन में 36 लिखता है द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लिमिटेड टू अवॉइड, है ना, किसको, हम करंट लॉस को, है ना, क्योंकि इसमें एडी करंट फॉर्म होता है ना, इसमें हम जो आयरन कोर बनाते हैं ना, वो हमारा बनता है सॉफ्ट आयरन का। तो उसमें पतला पतला थिन थिन ना प्लेट लगा होता है आयरन का, और हर प्लेट के बीच में क्या लगता है, हर प्लेट के बीच में हम क्या लगा देते हैं, हम एक लेमिनेट कर देते हैं बीच में, ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन ना रहे, है ना। क्योंकि उससे क्या, तो उससे हमारा एडी करंट फॉर्म होता है, तो एडी करंट हम चाहते हैं नहीं फॉर्म हो। एडी करंट जितना कम फॉर्म होगा, है ना, करंट फॉर्म होगा तो करंट का लॉस कम होगा, क्योंकि एडी करंट जल्दी क्या आता है, वो एक, है ना, वो एक हमारा एनर्जी लॉस कराता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है हमारा 37 लिखता है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लिमिटेड, क्यों, इससे क्या होगा, इससे हमारा करंट का लॉस कम होगा, तो करंट का अगर का लॉस कम होगा तो हमारा, है ना, इससे हमारा एनर्जी का लॉस भी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। क्योंकि एनर्जी का लॉस कैसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी लॉस का जो हमारा फॉर्मूला पता होगा, एच हीट, है ना, हीट का जो फॉर्मूला कहता है एनर्जी लॉस का, वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अगर करंट कम हो जाएगा तो हीट भी कम हो जाएगा ना, यानी आपका एनर्जी भी का लॉस भी कम होगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 38, इन लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लिख देना कमेंट करके आंसर क्या है। स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होता है, प्राइमरी में कम होता है, ये तो सब बच्चों को पता ही है। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितनी होती है ना, तो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब क्या होता है, तो लिख लेते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन कभी जैकबोर्ड आज तक कहीं पूछा नहीं है ना, ये गेस पेपर वाले अपने मन से कुछ भी लिखते रहते हैं, है ना। जैकबोर्ड पूछे तो ना पूछे कभी वो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कभी जैकबोर्ड पूछता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इस पॉइंट को याद रखो, ठीक है। अब सुनो याद क्या होता है स्टेप अप में, है ना। जब बात करेगा आप स्टेप में, क्या होता है स्टेप अप के लिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एन एस बाई एन पी, है ना, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, प्राइमरी में कम होता है, इसलिए, ठीक। और क्या होता है स्टेप डाउन में, अगर बात करोगे व्हाट विल हैपन इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो याद रखना स्टेप डाउन में क्या होता है, यही एन एस बाई एन पी रखना। ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब ही होता है एन एस बाई एन पी, इसकी वैल्यू 1 से कम, यानी ये 1 से कम है ना, लेस देन 1। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्टेप अप में, तो स्टेप अप में क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना। हमसे ये वाला हमसे ये पूछा गया एन एस बाई एन पी, इसका मतलब क्या होता है एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, और इसका क्या मतलब होता है एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन एन पी, इन सेकेंडरी में जो टर्न होगा वो प्राइमरी से कम हो जाएगा। क्वेश्चन 40 अब अच्छा क्वेश्चन है, ये वगैरह क्वेश्चन पहले नीट वाले भी पूछ चुके हैं, है ना। नीट का पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका हो पहले, अभी नहीं, मतलब जब आपका ए आई बी एम टी होता था तब ये पूछा गया। द इम्पिडेंस ऑफ द सी आर सर्किट, सी आर सर्किट की इम्पिडेंस कितनी होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सी आर, सी आर का मतलब होता है एक लगेगा कैपेसिटर, एक लग जाएगा रजिस्टर, सी से बोलते हैं सी आर सर्किट। इसकी इम्पिडेंस कितनी होती है, तो इसकी इम्पिडेंस की वैल्यू होती है, वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, और एक्स सी कितना होता है, एक्स सी की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देखना, है ना, आर स्क्वायर प्लस 1 बाई, क्योंकि यहाँ पर सी आर लिखा था इसलिए, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 भी सेम सी आर, अब लिखा एल आर सर्किट। अब एल आर सर्किट क्या होता है, तो 41 की बात कर रहे हैं, तो एल आर में क्या होता है, एक लगेगा इंडक्टर, एक हो जाएगा रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं एल आर सर्किट। इसकी इसमें जेड की कितनी होती है, इसमें जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और एक्सएल कितना होता है, एक्सएल की वैल्यू तो होती है ओमेगा एल, तो हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर, जेड की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है ना, फॉर्मुला बेस्ड है, जितना गेस पेपर दिया है इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको, और नहीं तो मैं इसको स्लो भी कर सकता था। सिंस यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है बड़ा सिंपल सिंपल सा पूछा है, सिर्फ फॉर्मुला याद रखा है, अगर आपने एसी चैप्टर का सिर्फ फॉर्मुला याद रखा है तो बहुत से क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। क्या अगर एल सी आर सर्किट सब हो जाए, एल बी है सी बी आर बी है, मतलब एक सर्किट में हमारा एल बी है ना, एक यहाँ पर हमारा सी भी आ जाएगा कैपेसिटर, और एक रेजिस्टेंस भी आ जाए आर,
तो पूछा था इसकी जेड की वैल्यू कितनी होती है। तो इसमें जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर प्लस, देखो दो फॉर्मूला होता है, या तो एक्सएल माइनस एक्सी लिख लो स्क्वायर, ये भी सही है, या फिर जेड की वैल्यू ये भी होती है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, है ना, एक्सी लिख लेना पहले माइनस एक्सएल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब एक्सी ज़्यादा होता है एक्सएल तब यूज करते हैं। इसे कब यूज करते हैं, जब एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होती है एक्सी से तब यूज करते हैं। तो बात दोनों बराबर ही है। देखो बस याद रखना कि बीच में साइन क्या होता है, माइनस। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट एक क्या होता है कि बस बीच में साइन होना चाहिए माइनस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, माइनस वाला, ये है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान है, यहाँ पर होता है हमेशा प्लस, बाहर में प्लस रहेगा और अंदर में होना चाहिए माइनस, बस इस पॉइंट को ध्यान रखो। कहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ आ गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन 43 बता दो कितना होगा, अभी बताया कुछ देर पहले, है ना। होगा ऑप्शन नंबर ए, लिख लेना कैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। जैक बोर्ड कहीं पूछेगा नहीं आपसे, है ना, फिर भी याद रख लो। अभी मैं बताया जेड का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने कहा था इंपीडेंस जेड का फॉर्मूला था, वो था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर मैंने कहा था। तो ये तो हो जाएगा, मान लो रूट ओवर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, और एक्सएल कितना होता है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और एक्सी कितना होता है, वो होता है 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 44 नंबर लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पीआई क्वेश्चन है, लिखना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बोला होता है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट कितनी होती है। ठीक है, तो tan फाइव का बोले पूछा, एकदम फॉर्मूला रटते चले जाना, है ना, एकदम सिंपल सा। तो पूछा tan फाइव के लिए, तो tan फाइव के लिए तो एक तो होती है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। ठीक है, एक होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बात करोगे तो वोल्टेज लिखते हैं वीएल माइनस वीसी डिवाइड बाई आर। ठीक है, ऊपर नीचे हमेशा आर होता है, बस ये ध्यान रखना कि नीचे हमेशा आर रहेगा, बस इतना याद रखना, नीचे आर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से सही, तो ऑप्शन नंबर ए। और ऊपर में एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, ऊपर में कुछ भी हो सकता है, एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल कुछ भी होगा ऊपर, लेकिन वो ऊपर ही होगा, नीचे में से आर रहेगा। ठीक है, आता है क्वेश्चन 45 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, करंट, है ना, करंट मैक्सिमम कब होता है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब होगा रेजोनेंस। तो करंट मैक्सिमम होगा व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक, और सॉल्व करें यहाँ पर, तो ओमेगा इधर चल जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एल सी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। और ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। जैकबोर्ड से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हो एक बार, है ना, एकदम फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ये। की बात करूँ, रेजिडेंस वाली जो कंडीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहीं पर हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में जाके। तो ये रेजिडेंस वाली कंडीशन पढ़ लेना, है ना। अभी मैंने 2-3 स्लाइड पहले आपको लिखाया था फॉर्मूला, उसको अच्छे से पढ़ लेना, और रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ लेना अच्छे तरीके से, है ना, ताकि क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, और आप गलती नहीं करोगे एटलीस्ट कम से कम एग्जाम में। आते क्वेश्चन 46। ठीक है, कह रहा है इसमें कौन सा लेसन है जो गलत है ना, विच एट रेजोनेंस में, कह रहा है कौन सा लेसन है जो गलत है, डाई नॉट होल्ड मतलब गलत है। ठीक है, इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर गलत है ना। डज नॉट होल्ड मतलब कि गलत है, गलत कौन सा, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब ऑप्शन सही है, चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन एसी सर्किट, है ना, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कितनी होती है, क्वेश्चन 47। तो 47 पूछा है ना, एक्सएल पूछा है ना, एक्सएल का फॉर्मूला कितना होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर से आगे हमारा इंपीडेंस लिखता है, एंड व्हाट इज द इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट इन इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है उसमें इंपीडेंस कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था कितनी होती है, तो एट रेजोनेंस पर जेड होता है मिनिमम, और इस मिनिमम कितनी होती है, हमेशा मिनिमम होती है, जिसकी वैल्यू आर के बराबर होती है। तो इंपीडेंस कितना होगा उसमें, हमेशा मिनिमम होगा, कब, जब होगा रेजोनेंस, और करंट रहेगा मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम इंपीडेंस मिनिमम। ठीक, आते क्वेश्चन 49। अच्छा क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे के साथ लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब के सब। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारा मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, नॉट माई फेवरेट, जैक बोर्ड का भी ठीक फेवरेट होना ही चाहिए। लिखा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन ए एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। कह रहा है हमसे फेज डिफरेंस पूछा, हमसे कलांतर पूछा, किसके बारे में, करंट और वोल्टेज का, किसके लिए, इंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर में ये नीचे होता है हमारा करंट, ऊपर होता है वोल्टेज।
ठीक, तो एंगल कितना होता है हमारा पाई/2, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 40-50 अपना भी अब सुनो। लिखता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस, है ना, पूछा वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, किस किस के लिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 50, है ना, तो मैंने कहा था कि ऊपर अगर होगा वोल्टेज इंडक्टर का, है ना, ऊपर अगर वोल्टेज होगा इंडक्टर का, तो नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है वोल्टेज किसका, कैपेसिटर का। तो इसके बीच में टोटल एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया पाई, एंगल कितना होता है पाई, जिसको लोग बोलते हैं 180 डिग्री। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 51 लिखता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। यानी अगर एक एसी सर्किट में, है ना, 51, अगर एसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो यहाँ पर करंट रहता है, वोल्टेज रहता है हमेशा कैपेसिटर का नीचे, यहाँ भी लिखा नीचे तो यहाँ भी लिख दिया नीचे। ठीक, और यहाँ पर आगे कौन रहता है, हमेशा रहता है आगे करंट, और वोल्टेज रहेगा नीचे। और ये फेज डिफरेंस कितना होता है पाई/2, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन 52, क्वेश्चन 52 भी फिर से मेरा क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन ए एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो सिर्फ रेजिस्टेंस में कितना होता है अभी बता दो, रेजिस्टेंस में, है ना, 52। तो अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है तो रेजिस्टेंस में कितना होता है, रेजिस्टेंस में होता है जिधर रहेगा करंट उधर ही रहेगा हमारा वोल्टेज। ये किस में होता है, ये होता है हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस से, मतलब सिर्फ प्रतिरोध में होता है ये। तो इन दोनों में एंगल कितना 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री का। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में इसलिए 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहता है कि इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच इज फॉलोइंग डिक्रीज, कर स्टेप अप में क्या डिक्रीज करता है। देखो वोल्टेज स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है, डिक्रीज करता है वो करंट होता है ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 54 आपका फेवरेट क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है I0/√2, और I0 क्या बोलते हैं पीक वैल्यू, है ना, और I0 क्या होता है, I0 के बोलते हैं मतलब पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक करंट, है ना, यही क्या होता है, यही हमारा होता है I0, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पीक करंट को बोलते हैं I0। तो IRMS इक्वल टू I0/√2। ठीक, और 2-3 क्वेश्चन लिखता है विच क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर, है ना, इंपॉर्टेंट को लिखना है ना। 55 मेरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखता है विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर। देखो लिखना जो बदलता नहीं है ना, बदलता है ना, हाँ, बदलता नहीं है क्या चीज़, देखो क्या नहीं बदलता कभी, एक तो पावर नहीं बदलती कभी ट्रांसफार्मर की, यानी शक्ति, ये फिक्स रहेगा। ठीक, और तो नहीं बदलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, किसी भी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ेगा वोल्टेज कम हो सकता है, स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ता है, स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घटेगा, है ना, स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन स्टेप अप में करंट कम हो जाता है, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है, और स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज कम होगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा, और एक फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये दो चीज़ें जो कभी नहीं बदलती है, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, ये दोनों नहीं बदलता है, मतलब रिमेन्स अनचेंज। वो कौन कौन होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, है ना, रिमेन्स अनचेंज मतलब जो नहीं बदलता है। और क्वेश्चन 56 ये क्वेश्चन है PYQ। ठीक है, तो 55 था इंपॉर्टेंट और 56 है PYQ। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, है ना, हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं ना, हम जब इस टाइप का होता है आपके पास ट्रांसफार्मर, घरों में आपके जो मोबाइल चार्जर होगा खोल कर देखना, इस टाइप का होता है ट्रांसफार्मर, है ना, इस टाइप से बना होता है आपका होता है ट्रांसफार्मर बना हुआ। क्या इसका जो आयरन कोर है ना, ये इसे बोलते हैं हम लोग आयरन कोर, ये आयरन से बना होता है, लोहे से बना होता है। ठीक है, ये किस टाइप का लोहा होता है ना, ये आयरन कोर होता है, मतलब इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं कोर। तो ये किस चीज़ से बना होता है, ये हमेशा बना होता है सॉफ्ट आयरन से, ये हमेशा लोहे का बना होता है। ठीक है, मतलब हमेशा लोहे का बना होता है ये कोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, टोटल क्वेश्चन था 56 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से, जो आपका आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर आएगा हमारा ऑटोमेटिक वेव्स, फिर हम करेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर की बात, तो हो जाए कंप्लीट। और जैसे कि आपसे पता है हम लोग PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जितना मैंने वीडियो अपलोड किया है सब जाकर देख लो, है ना। और PYQ मैं कहता हूँ जरूर करो, और मॉडल सेट का जो भी सॉल्यूशन है वो देख लो 2-3 साल का, है ना, इतना करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करनी है,
तो ही आपका हो जाएगा, नहीं तो लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कभी भी लिख नहीं पाओगे। इसलिए बाबा बोलता हूँ हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसका एक ही मूलभूत सिद्धांत है, लिख के प्रैक्टिस करना। देखो डायरेक्शंस को देखो समझो, डायग्राम को देखो समझो और सॉल्व करो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब भी कर सकते हो, और व्हाट्सअप चैनल को जितना भी लिंक दिया है सब नीचे दिया है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो।